नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकवार। एक और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार कांग्रेस के अंदर अंतर कलह खुलकर सामने आ गई, तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस के दल गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने का दबाव बनाने लगे। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पार्टी के भीतर बड़े बदलाव करने की नसीहत दी है। तारिक अनवर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि अब समय आ गया कि कांग्रेस को गठबंधन को लेकर अपनी नीति साफ करनी चाहिए। उसे गठबंधन की राजनीति करनी है या अकेले चलना है। तारिक अनवर के ट्वीट के बाद एनडीए ने यह मौका लपक लिया। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिस सहयोगी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है उसे भी ले डूबती है, तो वहीं जेडीयू का दावा है कि अब कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं बचा। जबकि बिहार में कांग्रेस की 3 दशक से साथी आरजेडी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है और भरोसा जता रही है कि इससे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इंडी अलायंस में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडी अलायंस की कमान ममता बनर्जी को सौंपने का दबाव बना रही है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी का समर्थन किया, कांग्रेस की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस को इंडिया अलायंस की कमान ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए। वहीं लालू और तेजस्वी तो पहले ही इंडिया अलायंस की कमान ममता बनर्जी को देने की वकालत कर चुके हैं। जबकि दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस को इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने का पाठ पढ़ा रही है और दिल्ली में बड़ा दिल दिखाकर आपके साथ चुनाव लड़ने की सीख भी दे रही है। जबकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि दिल्ली का चुनाव परिणाम इंडी ब्लॉक में भ्रम की वजह से आया। अगर कांग्रेस ने हरियाणा में आपको सीटें दी होती और दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो यह नौबत नहीं आती। अब हमारा सवाल है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में केजरीवाल के लिए, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए, बिहार में आरजेडी के लिए सीटों का समझौता करती रहेगी तो फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय पहचान क्या बचेगी? सवाल यह भी कि राहुल गांधी अपने दम पर कांग्रेस को क्यों ना मजबूत करें। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर घमासान छिड़ गया है। तारिक अनवर अपनी ही पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि कांग्रेस के सहयोगी भी समझ गए हैं कि वो खुद तो डूबेगी ही, साथ ही सहयोगियों को भी डुबो देगी। खुद तो जो है वो तबाह हो रही है, जो उसके साथ है उनको भी जो है वो तबाही के रास्ते पे ले जा रही है। इसलिए सभी लोग उनके जो साथ भी थे वो भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जो है वो जो है वो खुद तो डूबेगी, सनम सबको भी ले डूबेगी। कांग्रेस के भीतर सवाल क्यों उठ रहे हैं तो इसे भी समझिए। पिछले कई चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। संगठन में नेताओं के बीच तालमेल, ठोस रणनीति का अभाव दिख रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी नीतियों को लेकर भी संगठन में कई बार सवाल उठते रहे हैं। बिहार में आरजेडी के साथ रहते हुए दोनों दलों के बीच कई बार खींचतान देखने को मिली है। तभी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन का अब कोई वजूद नहीं है। इंडी गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ये अपने अपने स्वहित के लिए राजनीति करते हैं। अब तो ममता दीदी ने अगर यह कहा है तो कांग्रेस पार्टी सेकुलर है कि नहीं, सीपीआई सीपीएम वाले सेकुलर है कि नहीं, या ममता दीदी के सामने आप दंडवत हो गए? यह तो इंडी गठबंधन के घटक दल को विचार करना होगा। इसलिए ये लोग मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व पर सवाल और गठबंधन पर स्थिति साफ करने की बात क्यों उठ रही है तो ये भी जानिए। दरअसल दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस 0 पर सिमट गई। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में विपक्ष में आरजेडी कांग्रेस की 2 बड़ी पार्टियां हैं। दोनों दलों के बीच कोई विशेष साझा कार्यक्रम नहीं दिखता। पीएम मोदी कांग्रेस की नीति पर प्रहार कर चुके हैं। बिहार में कांग्रेस की नजर आरजेडी के वोट बैंक पर है, ऐसा प्रधानमंत्री कह चुके हैं। जाहिर है इन्हीं वजहों के चलते कांग्रेस सत्ताधारी एनडीए के निशाने पर है, तो पार्टी के भीतर भी नेता अपने नेतृत्व को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि राहुल गांधी अपने दम पर कांग्रेस को क्यों न मजबूत करें। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह
और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी पर सवाल क्यों, आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन की तस्वीर क्या, कांग्रेस को रीजनल पार्टी का साथ क्यों चाहिए, आरजेडी संग गठबंधन करके कांग्रेस को क्या मिला, क्या गठबंधन में कांग्रेस कमजोर हो रही है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतन कृष्ण और एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल स्नेहाशीष वर्धन जी आपसे है। तारिक अनवर गठबंधन को लेकर क्लियरिटी मांग रहे हैं, जनता भी कंफ्यूज हो रही है। क्या है कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन की क्लियरिटी और क्या कांग्रेस की ही जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर चलने की? राहुल गांधी अपने दम पर कांग्रेस को क्यों मजबूत नहीं कर सकते? देखिए, ये मुद्दे जब आते हैं तो सोचना होता है कि सबसे बड़ा दल कौन सा है, और सबसे बड़ा दल जब भी जो भी रहता है वो सबसे ज्यादा त्याग करता है। वो आप हमारे संगठन में देखिए या अगले अलायंस में देखिए, वो तमाम चीजें होती हैं। और राहुल गांधी जी चूंकि पूरे देश के नेता हैं और देश में प्रत्येक राज्य में हमारी उपस्थिति सबसे दमदार है, तो निश्चित तौर पे ये बातें आती हैं। और लोकसभा चुनाव के समय में आपने देखा था कि खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार कहा था कि कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है और कांग्रेस त्याग करेगी, बड़े से बड़े त्याग करेगी। तो निश्चित तौर पे, और जब भी धर्मनिरपेक्ष दलों का और जब भी सेकुलर दलों का एक जुटान होता है तो वो कांग्रेस के बिना संभव ही नहीं है। लेकिन आपके त्याग को विपक्ष मान कहां रहा है? अगर मैं सारे बयान सुना दूं जो अभी हाल के दिनों में कहे गए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो भी हार हो रही है उसके लिए कांग्रेस को आपके ही इंडिया अलायंस के नेता ब्लेम कर दे रहे हैं। अब आप दिल्ली में अगर चुनाव केजरीवाल के खिलाफ लड़ते हैं तो यह गलत हो जाता है, केजरीवाल को जिताने के लिए चुनाव लड़े तो यह ठीक हो जाता है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नीति थी कि इस तरीके के प्रोपेगेंडा को फैला दे और उसके बाद इस राजनीतिक जो लड़ाई है उसको, विचारधारा की जो लड़ाई है, ये जो सवाल राजनीतिक लड़ाई में बदल रहा हूं, लेकिन ये बीजेपी के किसी नेता के नहीं है। कहो तो मैं पढ़ के सुनाना शुरू करूं। शिवसेना का मुखपत्र सामना में है, अगर इसी तरह बढ़कर काम करेंगे तो गठबंधन वगैरह क्यों किए जाएं? आखिर आपसे लड़ने के बाद कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, ये सामना में सवाल पूछा गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कोशिश सवाल जब होता है कि आपसे लड़ने के बाद हमें क्या हासिल हुआ, इस बात को समझना होगा कि जब आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ जाके गोवा, पंजाब, गुजरात में लड़ाई लड़ रही थी तो उस वक्त ये चर्चाएं नहीं होती थी। ये चर्चाएं आज हो रही हैं। क्या कांग्रेस पार्टी जो जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, इस तरीके की नैरेटिव जब राष्ट्रीय मीडिया में सेट की जा रही है तो ये समझने की जरूरत है संतोष जी कि कांग्रेस पार्टी क्या लोकतंत्र में कोई दल अपने विस्तार नहीं कर सकता है, सांगठनिक विस्तार, राजनीतिक विस्तार नहीं कर सकता है। मेरा सवाल लोकतंत्र की खूबसूरती और कांग्रेस पार्टी कर रही है। सवाल यही है कि नैरेटिव से स्वागत कौन कर रहा है? क्या बीजेपी सेट कर रही है या फिर आपके ही इंडिया अलायंस के जो दूसरे दल हैं वो सेट कर रहे हैं? क्योंकि जितनी बाइट्स मेरे पास हैं और ये ग्राफिक्स भी चल गए इस समय स्क्रीन पर, इनमें आप एक भी वो बयान बताइए कि जो आपके गठबंधन में इंडिया अलायंस में ना हो और वो एनडीए के दल का हो। ये सारे सवाल आपके इंडिया अलायंस वालों ने पूछे। जब भी देश में विपक्ष की राजनीति मजबूत होती है तो ऐसे यदा कदा बयान ऐसे आते रहते हैं। और ये चीज चूंकि हालिया बयान जो चल रहा है उस पे ये सोचने वाली बात है कि आखिर इनके लिए उचित मंच होता है, उन मंचों पे इन बातों को रखा जा सकता है। और इस तरीके से मीडिया डिबेट्स में कम से कम तो हम लोग नहीं कहेंगे कि ऐसी कोई अवधारणा हम लोग स्पष्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से पूरे देश में अपने सांगठनिक जो स्वरूप है उस पर काम कर रही है और वो दिख रहा है। ठीक है, कुंतन कृष्ण जी भी हैं मेरे साथ चर्चा में। दिल्ली में अगर हार होती है तो उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कुंतन जी, और केजरीवाल साफ बचकर निकल जाते हैं, वो भी सिंपैथी ले रहे हैं और इंडिया अलायंस के बाकी दल उन्हें सिंपैथी दे रहे हैं।
जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रहे हैं, जबकि अगर इनका आपस का मामला है लेकिन गठबंधन अगर नहीं हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया और आप आतुर थी गठबंधन करने के लिए। संतोष जी, देखिए, राजनीति में एक सत्य है, वो ये सत्य है कि जब बड़ा भाई कमजोर होने लगता है तो फिर सारी जिम्मेदारी उसके सर पे थोप दी जाती है। विपक्ष में कांग्रेस अपने आप को बिग ब्रदर के रोल में रखना चाहती है, परंतु मुश्किल ये है कि कांग्रेस अब सही में कमजोर हो चली है और कमजोर इस कदर हो चुकी है कि गांधी जी की बात मुझे अब याद आ रही है कि शायद उनकी कही हुई बात अब सत्य न हो जाए। कांग्रेस को खुद से आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। आज तारिक अनवर जी ने जो बात शुरू की है वो तो इनके आत्मचिंतन की बात है ना। ये बात भी सत्य है कि यही आप, ये जो गठबंधन जो कहते हैं, मैं तो इसको ठगबंधन का नाम देता हूं, यही आप जो आज कांग्रेस को अपनी हार के लिए जिम्मेदार बता रही है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हर जगह ये तो सवाल आपने अपने आप में कभी नहीं उठाया कि साहब हमारे कारण कांग्रेस हार गई। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं या आज सारा जो विपक्ष है वो एकजुट होकर के हार का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर इसलिए फोड़ रहा है कि कांग्रेस सही मायने में कमजोर हो गई है। हम दूर देश दुनिया की बात छोड़ देते हैं, हम अपने घर की बात करते हैं। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, अगर आप इतिहास में चले जाएं, बिहार के राजनीतिक इतिहास में, तो कांग्रेस ने अपना खून पिला करके राष्ट्रीय जनता दल को जिंदा किया है। और आज वही राष्ट्रीय जनता दल बार बार कह रहा है कि कांग्रेस हमारे लिए बोझ हो गई है, हमारी सरकार नहीं बनी चूंकि कांग्रेस को हमने 70 सीटें दे दी। इसलिए कि कांग्रेस का वजूद बिहार में खत्म हो चुका है और कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि अगर अकेले वो चुनाव लड़ने जाती है तो शायद उनका खाता भी नहीं खुले। कांग्रेस का वोट परसेंटेज खत्म हो गया है, कांग्रेस का वर्कर खत्म हो गया और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। इस बात को बिल्कुल मान लेने वाली बात है। मुझे तो यह लग रहा है कि अब कांग्रेसियों को इस बात पे सोचना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनका नेतृत्व विहीन हो गया है, उनका नेतृत्व गलत है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। भारतीय जनता कांग्रेस का नेतृत्व गलत है, हर तरह की मिसाल खड़ी कर देते हैं। बाकी भी जितनी रीजनल पार्टी है उन्होंने कौन सा, अगर पिछले 10 सालों की राजनीति की भी बात कर लें तो उनमें विपक्ष की कौन सा ऐसा नेता आपको बहुत ज्यादा असरदार दिख रहा है जिसका नेतृत्व एकदम सटीक है, सदा हुआ है? संतोष जी, मैंने तो शुरू में ही ये बात कहा कि ये गठबंधन तो मुझे ठगबंधन लग रहा है, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन में हर व्यक्ति समय रहते एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। और कांग्रेस के लिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के कमजोर होने के कारण ये बाकी ठग कांग्रेस को ठगने में लगे हुए हैं। इस बात से तो हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज के दिन में विपक्ष में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन देश के हर प्रांत में प्रेजेंस है, थोड़ी बहुत ही सही। पर कांग्रेस का प्रेजेंस इतना सिकुड़ गया है, इतना नैरो हो गया है, इतना कम हो गया है कि कांग्रेस अब पॉलिटिकली नेग्लिजिबल हो गई है। बिहार में एजाज अहमद भी है हमारे साथ, पॉलिटिकली एग्जिस्ट भी करती है। आरजेडी के प्रवक्ता है एजाज जी, आपसे सवाल यह है कि आपके साथ आपको मजबूत करने में कांग्रेस ने एली चोटी का जोर लगाया है और समय समय पर आपका दल आंख भी दिखाता रहा है उन्हें, चाहे वो 2020 में कांग्रेस की कम सीटों पर तंज कसना, उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़ा करना, जगह जगह पर इंडिया अलायंस के नेतृत्व को बदल देना, ममता बनर्जी का नाम आगे कर देना लालू जी की तरफ से या तेजस्वी यादव जी की तरफ से। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को आपके साथ इतने साल तक गठबंधन में रहने के बाद क्या मिला? देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं नेतृत्वहीन है, जिसके पास कोई चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर नीतीश कुमार के साथ पिछलग्गू बन करके जिस तरह की बिहार में राजनीति करती रही है, वो दूसरे को लेसन दे रही है। ये अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलायंस पार्टनर के साथ कैसा व्यवहार करती है, ये अभी महाराष्ट्र में लोगों ने देख लिया है। ये चुनाव लड़े थे एकनाथ शिंदे के नाम पर, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व देने के नाम पर, और जैसे ही इनका सीट बढ़ा, इन्होंने एकनाथ शिंदे को कहां फेंक दिया ये सबको पता है। उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बयान से आप देख लीजिए करना चाहती है बिहार में। और नीतीश कुमार जी ने जब आंख तरेरा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दुमछल्ला बनने के लिए
कहने लगी कि हमारे स्तर से ऐसा कोई मामला नहीं है, हम लोग नीतीश जी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन फिर इनके डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा कि अटल जी का संकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने। ये कुंदन जी, दोहरी एजाज जी को राजनीति कंप्लीट कर ले दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। ये एजाज जी दोहरी कंप्लीट करिए। राजनीति करने वाले, दोहरी सोच वाले और बिना चेहरे का राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास ना तो कोई विचार है ना कोई सोच है, सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के चेहरे पर राजनीति कर रही है। एक और अपने विचारों का परित्याग कर दिया और दूसरी ओर नीतीश कुमार जी के पार्टी में कुछ अपने लोगों को छोड़ रखा, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, जो इनके विचारों के वाहक महाक बने हुए हैं। और पूरी तरह से ये लोग कहीं ना कहीं एजाज जी को शायद मेरा सवाल आपने ठीक से सुना नहीं। आपने एनडीए का पूरा विश्लेषण किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन मेरा सवाल यह था कि आपके साथ इतने वक्त तक गठबंधन को मजबूत करने के बाद कांग्रेस को क्या मिला? संतोष जी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे के साथ गठबंधन करके 2004 से 2014 के बीच में केंद्र की सत्ता में रही और बिहार जिस तरह से यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार ने कार्य किया वो बिहार ही नहीं देश के लोगों ने भी देखा। अब बिहार में जो विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, बिहार में जो ग्रामीण कनेक्टिविटी जो सड़कों का हुआ, ये यूपीए 2 के कार्यकाल का है। और लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहते हुए जो रेलवे को मुनाफा देने का काम किया, रेलवे जो घाटा से उभर नहीं पा रहा था उसको घाटे से निकालने का काम किया और रेल यात्रा किराया को 1 पैसा नहीं बढ़ाने का काम आपने अचीव किया, इतना सब कुछ आपने यूपीए के कार्यकाल के दौरान अचीव किया, उसके बावजूद कांग्रेस को आप सिकोड़ते चले जा रहे हैं। खैर एजाज जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे जाना तो वैसे है और हम उस तरह से गठबंधन कर रहे हैं कि देश में, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। मुझे जाना तो वैसे धीरेन्द्र जी के पास था, लेकिन कुंदन जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आऊंगा। देश में गंगा जमनी संस्कृति को मजबूत रखा जाए, देश में नफरत संतोष के माहौल भाई, को समाप्त जी, करके संतोष भाई, मोहब्बत आप की एजाज जी को राजनीति चुप कराएं, क्योंकि आधार मेरा दिया सवाल जाए। उन्हीं से है। ये है हमारा संकल्प। और उसी एजाज संकल्प भाई, के साथ एजाज भाई 1 मिनट, एजाज भाई बात सुन ले। अरे एजाज भाई बात सुन ले। एजाज भाई लग रहा है जैसे आप कोई रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं, बात सुन ले। अच्छा संतोष जी, आप एजाज जी को चुप कराएं। मैंने ऐसा है कि तारिक अनवर साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है ना, तारिक अनवर साहब कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के सांसद। उन्होंने सवाल किया है तो इस बात पे एजाज जी जवाब दें। और दूसरी बात, ये एक छोटा सा सवाल है एजाज जी से, क्या 70 सीट जो कांग्रेस बार बार कह रही है, राष्ट्रीय जनता दल 70 सीट या 70 से ज्यादा सीट खुशी खुशी अगले विधानसभा चुनाव में देगी? आपके अंदर कांग्रेस का छोटा सा सवाल है, बिल्कुल एजाज जी जवाब दीजिए, फिर मुझे तारिक साहब का सवाल और मेरा सवाल। एजाज जी करते नहीं है। एजाज जी जवाब दे दीजिए ना, 70 या 70 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देंगे इस बार आप? अरे एजाज भाई, आपकी स्क्रिप्ट खत्म नहीं हुई, यही चीज रट के आते हैं आप। स्क्रिप्ट आपका अब बन रहा है, अब आपका पोल खुल एजाज रहा भाई, है। छोटा सा सवाल मैंने पूछा है, 70 सीट देंगे कि नहीं देंगे ये बता दें। एजाज भाई, गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस को 70 सीट देंगे या नहीं देंगे? ये अमित शाह के बयान के बाद और तारिक अनवर, मैं समझ गया एजाज जी जवाब देना नहीं चाह रहे क्योंकि समय की कमी है। धीरेन्द्र जी जवाब दीजिए। समय इनके पास, भाई समय की कमी अपनी जगह, इनके पास जवाब ही नहीं है। जवाब धीरेन्द्र जी को भी सुने, 15 मिनट उन्होंने सबको सुनाया, 15 मिनट उन्होंने सबको सुनाया। धीरेन्द्र जी, सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन नहीं है, आप लोगों की तरह सत्ता के लिए स्वार्थ। अरे भाई, ठगबंधन में है आप, ठगबंधन में। आप हमें जवाब मत दें, आप कांग्रेस के अपने साथियों को जवाब दें। आप बदलने वाली राजनीति करते हैं। हमें पता है आप 10 सीटें पे नहीं पहुंच पाएंगे। जी धीरेन्द्र जी जवाब दीजिए। गांधी जी और वामपंथी दल के नेता टिके हुए हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई अलग जनाधार नहीं है और यही कारण है कि आरजेडी कांग्रेस को अब महत्व तो नहीं देना चाहती और जिस तरह से कांग्रेस को अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों से मुंह की खानी पड़ी,
हरियाणा में चले जाइए तो आपके साथ उन्होंने बहुत, कांग्रेस और ये दोनों ने किया गठबंधन करने का प्रयास, वहां पे नकार दिया गया। उसका बदला दिल्ली में हुआ कि आम आदमी ने बिल्कुल कांग्रेस को नकार दिया। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जब उपचुनाव हुआ उसमें भी देखिए कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को हटा दिया। तो अब इस अपने कमजोरी को छुपाने के लिए और या तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है कि कहीं हमको बिहार में भी उसी तरह से अलग करके और फिर से अकेले चुनाव में न जाना पड़ जाए। और कांग्रेस पार्टी अपना वजूद बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रही है कि अगर हम देखिए बिहार में अगर दोनों भी साथ लड़ेंगे तो भी कोई उसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं होना है। जो 15 से 20 सीटें आनी है वही आनी है, क्योंकि दोनों का वोट जनाधार एक ही है। अब उसमें अगर ये अकेले हो जाते हैं तो कम से कम अगर ये 15 ही सीट आरजेडी को आता है तो कांग्रेस पार्टी ढोल नगाड़े बजा सकती है, जैसे दिल्ली में बजाया। लोगों ने अपने हार में भी कांग्रेस के लोगों ने वहां पे ढोल बजाया कि हमारे सीटों की चिंता कीजिए, अपने सीटों की। तो सिर्फ उसी को उलझे हुए हैं कि हम आज भी प्रासंगिक हैं। कांग्रेस इस तरह का बयान दे रही है, हालांकि दोनों साथ रहे, फर्क रहे। कितने सीट मिल रही है लोजपा रामविलास पासवान जी के पार्टी को? आप इस पे चर्चा कीजिए ना। आप क्या बात कर रहे हैं ढोल नगाड़े की? इस बार हनुमान बनना है या क्या बनना है, उसको डिसाइड कीजिए पहले आप लोग। दिल्ली में ये इन लोग अगर साथ में अलग भी लड़े तो ऐसा नहीं कि कहीं पे अपना जमानत कांग्रेस पार्टी बचा पाई है। वही हालत है कि अगर यहाँ रहेंगे तो मुझे लगता है कि लोजपा अपनी चिंता करे। कितने सीटों पे मैनेज हो रहे हैं आप लोग, ये बताइए। ठीक है, बताना पड़ेगा। ठीक है, इसने आशीष जी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा, बहुत अच्छी लगती है। इसने आशीष जी मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है आपसे। दिल्ली में अगर आपको मजबूत करते रहे, पंजाब में अगर आपके साथ चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को मजबूत करेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं हम अकेले चलेंगे। ये तो नया ताजा बयान है कि हमें कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नेतृत्व भी होने चाहिए ममता बनर्जी को, और वो ये भी कह रही है कि हम अकेले काफी है बीजेपी को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में। वहां पर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आरजेडी को भी आप मजबूत करते हुए चले जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के हिस्से में क्या रहा? संतोष जी, मुझे तो ये लगता है कि इस सवाल को अगर मैं पलट के पूछ दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां जदयू को मजबूत कर रही है बिहार में, उधर जाके अपना दल को कर रही है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जाके दूसरे गुट को, शिंदे गुट को मजबूत कर रही है, अगर मैं इस तरीके का सवाल को, नैरेटिव को सेट कर दूं तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद सवाल हो जाता है। सवाल सीधे सीधे है कि हर राजनीतिक दल अपने वजूद के लिए, अपने विस्तार के लिए लड़ाई लड़ती है। हम भी लड़ रहे हैं, इसमें क्या बुराई? लड़ना अच्छी बात है ना, लड़ाई को छोड़ देने पर सवाल बताया जाए कि हम इनको मजबूत कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं, हम विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भले ही लड़ना होगा, इसकी कीमत ये होगा, लड़ना होगा, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग तमाम त्याग करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। क्या इस चीज को समझना होगा क्षेत्रीय दलों को, और तमाम लोगों को यह चीज समझना होगा। क्या उसकी कीमत ये हो कि चाहे कांग्रेस सिमटती चले जाए, तभी आपको मंजूर है? सिमटती कहां चली जा रही है, इस बात को आप कैसे रख रहे हैं? हमारा मजबूत संगठन है और पूरा राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भाजपा के विद्वान प्रवक्ता ने अभी इस बात को भी एडमिट किया उन्होंने कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में लड़ सकता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। इसे बताने में क्या गुरेज है हमें, और इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है? सबको समझना होगा, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन्हें ये चीज समझ लेना चाहिए कुंदन जी, दोनों राष्ट्रीय दलों के ही अंतर्गत उन्हें राजनीति करनी है जी। इस देश में। जी संतोष जी कुछ कह रहे थे कुंदन जी? आप जो सवाल पूछा उसका सीधा सीधा जवाब मैं दे देता हूं। जी आपने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस के हिस्से में क्या आया। कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ इतिहास आया। कांग्रेस अब धीरे धीरे इतिहास के पन्ना बनने की तरफ बढ़ रही है और इसके लिए जिम्मेदार इनका नेतृत्व है। कांग्रेस को हमारे ऊपर छींटाकशी करना छोड़ करके अपना आत्ममंथन करना चाहिए। बिकॉज यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। भारत की राजनीति आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ही चलती है। कांग्रेस आत्मचिंतन करे, वो कांग्रेस के लिए बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कांग्रेस के विपक्ष में चलती है, इसलिए उनका उद्भव भी उसी लिए हुआ है और पतन भी उसी लिए होगा। धीरेन्द्र जी,
आखिरी कमेंट आपका। जी देखिए, अभी आरजेडी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि बड़े गुणगान कर रहे थे कि रेलवे इनके समय में मुनाफे में थे। अरे रेलवे मुनाफा में नहीं था, आपके रिलेटिव मुनाफे में थे, और वही रेलवे को आगे बढ़ाने के चक्कर में आपने नौकरी के बदले जमीन ले ली। इसको कोई देश भूल पाया है क्या? और इसको तो कोर्ट ने माना है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा आपका है। आप काहे इस तरह की बात करते हैं कि देश का विकास और रेलवे का विकास आपके समय में हुआ? रेलवे का नहीं, आपके रिलेटिव का विकास हुआ है। अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करवाते हैं, आप दलित नेता रामविलास पासवान जी को अपमानित करते हैं। हमारे नेता की माता जी को जमुई में गाली बकवाने का काम किया। आरजेडी का संस्कार यही रहा है एजाज भाई। आप लोग कितने संस्कारी हैं। आज महिलाएं सड़क पे निकल रही हैं, स्कूलों में बच्चियां जा रही हैं। आपके जमाने में लोग आदमी भी सड़क पे नहीं निकलते थे, और अच्छे लोग सब पलायन करके बिहार को मजबूर थे पलायन करने पर। इतना नीचे जाइएगा, ये बताइए ना। टॉपिक पे आते ना, चुनाव हरवा दिया। टॉपिक पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी का वोट तो ट्रांसफर आपके लिए हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी क्या, एजाज, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें देंगे आप? का आप कब तक अपमान करवाते रहिएगा? कब तक बाबा साहेब का अपमान करवाते रहिएगा? अरे आपको कोर्ट ने सजा दिया, उसमें आप अपमानित खुद को महसूस कर रहे हैं। जो मुझे लग रहा एजाज भाई तो सुनने की लालू जी के कुकर्म मंशा में ही नहीं है। पूरा पिछड़ा समाज आज अपने आप को अपमानित। एजाज भाई, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं आज। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस को कितनी सीटें देना चाहते हैं इस बार? 2025 के अनुमान है, 2025 के। अरे भाई, आप पूरे पिछड़े समाज को अपमानित किया है। बात कर रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं। पिछड़े लोग अपमानित महसूस करते हैं। ठीक है, मैं स्नेहाशीष जी से ही पूछ लेता हूं, इस बार कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है बिहार में? हमारी तैयारी तो 243 सीटों पे रहती है। गठबंधन के तहत हमें सीट जो पहले हमारी थी वो हमारी आज भी नैसर्गिक रूप से वो हमारी दावेदारी है। और इसमें जो आप पूछ रहे हैं आरजेडी से, वो मीटिंग में बैठ के तय होगी। और भी दल हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनमें तय हो जाएगी सारी बातें। लेकिन इस चीज को समझना होगा कि कांग्रेस को निश्चित तौर पे, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बता रहे थे ये बात, निश्चित तौर पे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो सेम है जो राष्ट्रीय दल हैं इस देश में राजनीति कर रहे हैं, उन्हें आप इग्नोर करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये सबके लिए ठीक है। आखिरी कमेंट कुंतन जी आपका। संतोष जी, आप पूछ लीजिए कुंतल जी से। संतोष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि साहब कांग्रेस को अपना आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब इनके साथी इन्हें खा जाएंगे। ठीक है, और ये इतिहास की कमी है, डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमानों के साथ जुड़े आपका बहुत शुक्रिया। और जो कांग्रेस को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है, दिल्ली में जो हार हुई है आम आदमी पार्टी, और उसको लेकर कांग्रेस के ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उसको लेकर हमने तमाम तीखे सवाल पूछे। और इसमें सभी मेहमानों ने बेहद ही शालीनता के साथ और बेहद ही स्पष्टता के साथ जवाब दिए। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। आगे देखिए सिटी 62।